अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज मैं आपको भूगोल का जो 7वां पाठ है जिसका नाम है मानवीय अधिवास उसको अच्छे से समझाऊंगा। बच्चों, अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखते हो तो आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वीडियो देखने के बाद ही आपके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो जाएंगे। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप मेरा पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। समझ में आ गया? क्यों डाउट नहीं रहेगा? क्योंकि मैं जो आपका किताब है यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ और हर एक वर्ड, हर एक पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो पूरा देखना है। अगर इससे पहले का आपने पाठ नहीं देखा है तो उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके भूगोल के सभी वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पाठ का नाम है मानवीय अधिवास। सबसे पहले आप समझो कि मानवीय अधिवास का अर्थ यानी कि मतलब क्या होता है। मानवीय यानी कि मनुष्य होता है, मानव होता है। अधिवास यानी कि होता है बस्तियां, घर। यहाँ पे मानव की या इंसान की बस्तियां होती है, इंसान का घर होता है, उसे क्या कहते हैं? मानवीय अधिवास कहते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे इस पाठ में मानवीय अधिवास के 2 टॉपिक के ऊपर चर्चा हुआ है। पहला जो है केंद्रीय अधिवास। सबसे पहले केंद्रीय अधिवास क्या होता है आप इसको समझो। जहाँ पे घर का घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जहाँ पे एक ही जगह पे बहुत सारे घर बने होते हैं या एक ही जगह पे बहुत सारे घर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? केंद्रीय अधिवास कहते हैं। और जहाँ पे जो घर होता है दूर दूर बने होते हैं, यानी बिखरे हुए होते हैं, एक घर यहाँ है, एक घर वहाँ है, एक घर वहाँ है, यानी घर क्या रहेगा? दूर दूर बने हुए रहेंगे, उसे क्या कहते हैं? विरल अधिवास कहते हैं, यानी कि विरल बस्तियां कहते हैं। जब आप गांव जाओगे तो देखोगे घर क्या होता है? दूर दूर बने होते हैं ना। लेकिन अगर आप शहरों में जाओगे तो देखोगे घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर, घर के बाजू में घर, घर के बाजू में घर, है ना। तो बहुत सारे घर क्या होते हैं? एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, यानी कि एक ही जगह पे बहुत सारे घर होते हैं। जब एक ही जगह पे बहुत सारे घर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? केंद्रीय अधिवास कहते हैं। और जब जो घर होते हैं फैले फैले होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो उसे विरल अधिवास कहते हैं। अधिवास का मतलब होता है बस्तियां, यानी कि घर। समझ में आ गए? चलो भारत के बारे में चर्चा करते हैं। भारत में पाई जाने वाली विविधता। भारत में क्या है? विविधता है। विविधता का मतलब आप पहले समझो, कहीं भूमि की बनावट, कहीं पे बारिश ज़्यादा होती है तो कहीं पे कम होती है, कहीं पे मौसम जलवायु अच्छा होता है। अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, भारत में पाई जाने वाली विविधता। पानी की उपलब्धता। देखो, जहाँ पे ज़्यादा पानी रहेगा वहाँ पे घर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। भूमि की ढाल। भूमि की ढलान पे लोग घर नहीं बनाते हैं। याद रखना, पहाड़ की जो ढलान होती है वहाँ पे आप घर नहीं बनाओगे। जहाँ पे पानी उपलब्ध रहेगा आप वहाँ पे घर बनाओगे, है ना। एवं उर्वरता। उर्वरता यानी कि जहाँ की खेती अच्छी होती है, जो मिट्टी उपजाऊ होती है उसे उर्वर भूमि कहते हैं ना। उर्वरता के कारण अधिवासों को, अधिवास यानी कि घर के प्रतिरूप में विविधता पाई जाती है। अगर हम बात करें भारत की तो अलग अलग जगह में अलग अलग अधिवास पाए जाते हैं। तो कहीं पे केंद्रीय अधिवास आपको देखने को मिलेगा तो कहीं पे विरल अधिवास। केंद्रीय और विरल अधिवास क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं केंद्रीय अधिवास कहाँ पे होती है। केंद्रीय यानी कि जो घर होते हैं, जो बस्तियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा बने होते हैं। एक ही जगह पे जब बहुत सारे घर बने होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? केंद्रीय अधिवास कहते हैं। तो देखिए, उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे आपको केंद्रीय अधिवास देखने को मिल जाएगा। चाहे पूर्वी तट हो, अगर हम भारत के पूर्वी तट की बात करें तो वहाँ पे आपको केंद्रीय अधिवास देखने को मिलेगा। चाहे वह नर्मदा का मैदान हो, अगर आप नर्मदा के मैदान में जाओगे तो वहाँ आपको केंद्रीय अधिवास देखने को मिलेगा। अगर आप विंध्य के मैदान में जाओगे तो वहाँ भी आपको केंद्रीय अधिवास देखने को मिलेगा। एवं भारत के वे प्रदेश जहाँ कृषि की जाती है, यानी जहाँ पे खेती अच्छी होती है, वहाँ केंद्रीय अधिवास पाए जाते हैं। तो भारत में बच्चों केंद्रीय अधिवास कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? यहाँ पे देखो, उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश में, पूर्वी तट पर नर्मदा का मैदान, विंध्य का मैदान, एवं भारत के वे प्रदेश जहाँ कृषि की जाती है, यहाँ यानी कि जहाँ पे खेती होती है, वहाँ पे क्या आपको केंद्रीय अधिवास देखने को मिलेगा। यानी कि घर क्या रहेगा? बहुत ही, घर का घनत्व तो बहुत ही ज़्यादा रहेगा, यानी घर एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे। समझ में आ गया? उसे कहते हैं केंद्रीय अधिवास। अब देखिए, भारत में विरल अधिवास कहाँ पे देखने को मिलेगा? मध्य भारत का वनाच्छादित भाग। अगर हम बात करें
भारत का जो मध्य भाग है, जैसे कि हम मध्य भाग यानी कि मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश का जो वनाच्छादित भाग है यानी कि जहाँ पे वन पाए जाते हैं, जहाँ पे घने जंगल होते हैं, वहाँ पे आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा, घर लोग कम बनाते हैं, क्योंकि जंगलों में लोग घर क्यों बनाएंगे, है ना। जंगलों में घर बनाएंगे तो उनको डर लगेगा कहीं जंगली जानवर उठा ना ले जाए, तो वहाँ पे आपको घर कम देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें राजस्थान का पश्चिमी एवं दक्षिणी भाग, तो यहाँ पे भी आपको घर कम देखने को मिलेगा। राजस्थान में क्या होती है, वर्षा कम होती है, बारिश कम होती है, जिसके कारण गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी होने के कारण यहाँ पे जो मानव की बस्तियाँ हैं, मानव के घर हैं, वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। कहाँ पे, राजस्थान का पश्चिमी एवं दक्षिणी भाग में। समझ में आ गए, आगे समझते हैं। हिमालय का ढाल वाला क्षेत्र, अगर आप हिमालय का जो ढलान है, हिमालय के ढलान पे घर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका घर गिर जाएगा, क्योंकि जब बारिश होगी तो पहाड़ों से पानी निकलेगा, जब पानी निकलेगा तो आपके घर को प्रॉब्लम होगा। तो जो हिमालय का ढाल वाला क्षेत्र है वहाँ पे भी आपको कैसा, विरल अधिवास देखने को मिलेगा, यानी घर बहुत ही कम देखने को मिलेगा, आपको 1-2 घर देखने को मिलेगा। खंडित तथा उतार चढ़ाव वाले प्रदेशों में भी मानवीय अधिवास विरल व बिखरे हुए पाए जाते हैं। खंडित यानी कि जहाँ की जमीन टूटी फूटी होती है, जहाँ पे जमीन में दरार पड़ी होती है, उसे खंडित कहते हैं। या तो जहाँ आपका जमीन कैसा होता है, उतार चढ़ाव होता है ना, वहाँ पे भी आपको ऐसे भी प्रदेशों में जो मानवीय अधिवास है यानी इंसान की जो बस्तियाँ हैं वहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने बच्चों अलग अलग करके लिख दिया, आप देख लेना। केंद्रीय अधिवास कहाँ पे देखने को मिलता है और विरल अधिवास कहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं ब्राजील की। समझ में आ गया, ये था भारत का। अब हम ब्राजील के बारे में समझते हैं। बच्चों ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्द ही मैं वीडियो डालूंगा तो देख लेना। पार्ट 1 में हमने सिर्फ अधिवासों के बारे में चर्चा की है। ब्राजील में अधिवासों की शुरुआत यूरोप से आए साम्राज्यवादियों ने की। अगर हम बात करें ब्राजील में घर किसने बनाया था सबसे पहले, तो जो यूरोप से कुछ लोग आए थे उन्होंने क्या किया, यूरोप से जो लोग आए थे उन्हें क्या कहते हैं, साम्राज्यवादी यानी कि यूरोप के कुछ लोग थे, वो चले आए ब्राजील में, और ब्राजील में आने के बाद उन्होंने क्या किया, ब्राजील में घर बनाया, अधिवास बनाया। समझ में आ गया। यहाँ पे देखो, ब्राजील में अधिवासों की शुरुआत यूरोप से आए साम्राज्यवादियों ने की। ये अधिवास मुख्य रूप से ब्राजील के तटीय प्रदेशों में विकसित हुए। जब यूरोप से कुछ लोग आए तो उन्होंने क्या किया, ब्राजील के कहाँ पे गए, तटीय प्रदेशों में यानी कि नदी के किनारे, जो समुंदर है, समुंदर के किनारे वो लोग गए और वहाँ पे वो लोगों ने घर बनाया। कौन बनाया, जो यूरोप से ब्राजील में आए थे। अब इन अधिवासों के आकार बढ़कर सघन बन गए। जब साम्राज्यवादियों यानी कि यूरोप से जो लोग आए थे, पहले 1-2 घर बनाए थे, उसके बाद क्या हो गए, जनसंख्या बढ़ती गई और जनसंख्या के साथ घर भी क्या होते गए, बढ़ते गए, जिसके कारण ये अधिवास यानी वहाँ पे बस्तियाँ बढ़ के क्या हो गए, सघन हो गए, यानी कि बहुत ज़्यादा बस्तियाँ बढ़ गई। कहाँ पे, ब्राजील के तटीय प्रदेशों में। इन अधिवासों के विकास के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। अब ये घर क्यों बढ़े, क्या कारण था, तो चलो हम समझते हैं। तटीय प्रदेश की सम व आर्द्र जलवायु। अभी जो यूरोप से साम्राज्यवादी आए थे वो सबसे पहले कहाँ पे गए, ब्राजील के तटीय प्रदेशों में। वहाँ किस लिए गए, क्या कारण था, वो लोग वहाँ पे घर क्यों बनाए, उसका कारण है क्यों बनाए, क्योंकि तटीय प्रदेश की सम व आर्द्र जलवायु। अगर हम तटीय प्रदेश की बात करें ब्राजील की, वहाँ की जलवायु सम है, सम मतलब न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंडी है, और आर्द्र जलवायु यानी कि हवाओं के अंदर नमी होती है। समझ में आ गया, वहाँ की जलवायु कैसी है, अच्छी है, न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंडी है। जल की प्रचुर आपूर्ति, नदी के किनारे जाओगे तटीय प्रदेश में तो आपको पानी जो रहेगा प्रचुर यानी भरपूर, आपको पानी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, पानी की कमी भी नहीं रहेगी। संसाधनों की उपलब्धता यानी कि जो संसाधन इंसान के लिए जरूरी होता है वो सारे संसाधन तटीय प्रदेश में उपलब्ध थे ब्राजील में। कृषि योग्य जमीन, जो ब्राजील का तटीय प्रदेश था वहाँ पे खेती भी अच्छी होती है, इसीलिए जो यूरोप से आए थे वो ब्राजील के तटीय प्रदेशों में जाके अधिवास बना लिया, यानी कि घर बना लिया, बस्तियाँ बना ली इत्यादि के कारण इन प्रदेशों में भूमि भले ही कम हो परंतु अधिवास घने हैं। अगर हम बात करें ब्राजील के तटीय प्रदेशों में जमीन कम है ना, जमीन कम है, लेकिन वहाँ पे घर यानी अधिवास यानी बस्तियाँ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, घनी बस्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। घनी यानी कि जब एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा घर होते हैं उसे घनी बस्ती कहते हैं। उदाहरण के लिए साओ पाउलो क्या है,
एक जगह का नाम है ब्राजील में। अगर वहाँ पे जाओगे देखोगे तो वहाँ पे घनी बस्तियाँ आपको देखने को मिलेगी, यानी बहुत सारे घर एक ही जगह पे आपको देखने को मिलेगी। समझ में आ गया। साओ पाउलो प्रदेश की जमीन उर्वर है। अगर हम साओ पाउलो की बात करें तो वहाँ की जो जमीन है वो कैसी है? उर्वर है। उर्वर यानी कि उपजाऊ है, खेती काफी अच्छी हो सकती है वहाँ पे। कहवा, बच्चों कहवा का मतलब होता है कॉफी। कॉफी को हिंदी में कहवा कहते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहवा के उत्पादन हेतु यह प्रदेश उपयुक्त है। अगर हम बात करें साओ पाउलो की जो जमीन है वह कहवा के उत्पादन के लिए यानी कि कॉफी की खेती के लिए काफी अच्छा है। यानी जो साओ पाउलो है वहां पे आप कहवा का उत्पादन अच्छा कर सकते हो, यानी कॉफी की खेती बहुत अच्छी हो सकती है। समझ में आ गया। इस प्रदेश में प्रचुर भंडार है। प्रचुर यानी कि बहुत सारे खदान हैं जहाँ पे मतलब कि आपके डीजल, पेट्रोल, कोयला ये सब निकाले जाते हैं। भंडार आपको देखने को मिल जाएगा साओ पाउलो में। यहाँ विद्युत आपूर्ति भी निर्बाध है। अगर हम साओ पाउलो की बात करें तो विद्युत यानी बिजली, बिजली की आपूर्ति यानी कि बिजली निर्बाध है। निर्बाध यानी कि कोई बाधा नहीं आती है। जो बिजली होती है हमेशा होती है, 24 घंटे वहाँ पे जो बिजली होती है उपलब्ध होती है। यहाँ परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर हम बात करें ब्राजील का तटीय प्रदेश साओ पाउलो के, तो वहाँ पे परिवहन यानी कि जो आप गाड़ी मोटर जिस जहाँ पे ले जाते हो, यानी सड़कें वगैरह भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यातायात के सभी साधन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यही सभी कारणों से साओ पाउलो में मानवीय अधिवास केंद्रित हो गए हैं। अगर हम ब्राजील की बात करें, ब्राजील में जो साओ पाउलो जगह है वहाँ पे कैसा अधिवास पाया जाता है? केंद्रीय अधिवास पाया जाता है। उसका कारण है क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं अधिक है। सुविधाएं अधिक होने के कारण क्या हुआ है? इंसान वहाँ पे अपना घर बनाया है, अपनी बस्तियां बनाई है। समझ में आ गए। आगे समझते हैं। ब्राजील के उत्तर पूर्वी भाग में, अगर हम ब्राजील के उत्तर और पूर्व भाग की बात करें, उच्च भूमि का प्रदेश अवर्षण से ग्रस्त होने के कारण इस भाग में कृषि का मर्यादित विकास हुआ है। ब्राजील का जो उत्तर और पूर्वी भाग है वहां उच्च भूमि है, यानी कि जमीन की ऊंचाई अधिक है। समझ में आ गया। का प्रदेश अवर्षण, अवर्षण यानी कि जहां पे वर्षा का कोई फिक्स नहीं रहता, पता नहीं रहता कब ज्यादा बारिश होगी, कब कम बारिश होगी। कभी ज्यादा बारिश हो जाएगी तो कभी कम। तो यहाँ पे एक जगह है जहां पे कम बारिश होती है। समझ में आ गया। ब्राजील के उत्तर पूर्वी में एक जगह है जहां पे वर्षा कम होती है, अवर्षण से ग्रस्त है, यानी वहां पे बारिश बहुत ही कम होती है। होने के कारण इस भाग में कृषि का मर्यादित विकास हुआ। मर्यादित यानी कम, जहां पे वर्षा नहीं होगा, बारिश नहीं होगा, वहां पे खेती होना मुश्किल है, क्योंकि खेतों के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। समझ में आ गया। इस भाग में ग्रामीण अधिवास विरल है। वहां पे आपको घर देखने को मिलेगा, गांव है लेकिन घर कैसे को देखने को मिलेगा? विरल, यानी कि बहुत ही कम घर देखने को मिलेगा आपको। कहाँ पे? ब्राजील के उत्तर एवं पूर्वी भाग में। समझ में आ गया। आगे समझते हैं। तटीय प्रदेश में ब्राजील के अंदरूनी क्षेत्र यानी कि अमेजन की मैदान की ओर जाएं तो मानवीय अधिवास अधिक विरल होते जाते हैं। अगर हम तटीय प्रदेश में ब्राजील के अंदरूनी क्षेत्र में जाएं, यानी कि आप अमेजन के मैदान की तरफ अगर जाओगे, जो अमेजन नदी है अगर आप वहां पे जाओगे, उसके मैदान की ओर जाओगे, तो वहां पे आपको जो मानव बस्तियां यानी मानवीय अधिवास हैं वो बहुत ही विरल यानी बहुत ही कम देखने को मिलेगा। क्यों कम देखने को मिलेगा? क्योंकि अमेजन जो नदी है वहाँ पे बहुत घने जंगल हैं, वहाँ की जो जमीन है दलदल है, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके कारण वहाँ पे जो मानव का घर है, मानव की बस्तियां हैं बहुत ही कम हैं, वहाँ पे विरल है। समझ में आ गया। इसके कारण उनके कारण इस प्रकार हैं। किस कारण वहाँ पे अमेजन के मैदान में जो बस्तियां हैं विरल हैं, क्यों हैं? तो चलो हम समझते हैं। एक लाइन छूट गया, नहीं बराबर है। आगे देखते हैं। यह प्रदेश विषुवत रेखीय वनों से व्याप्त है। अगर हम अमेजन की बात करें तो वहां पे विषुवत रेखीय वन, ऐसे वन जो विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा के पास जो वन होते हैं उससे क्या कहते हैं? विषुवत रेखीय वन। अगर आप अमेजन नदी के पास जाओगे तो वहां पे आपको बहुत ही घने जंगल देखने को मिलेगा। इसी कारण अमेजन के मैदान में आपको घर बहुत ही विरल यानी कम देखने को मिलेगा। यहाँ की जलवायु शुष्क है और
मानवीय अधिवासों के लिए अनुकूल नहीं है। अगर हम अमेजन नदी की बात करें, जो अमेजन का मैदान है, वहाँ पे क्या है, जो जलवायु है मानव के लिए अनुकूल नहीं है, यानी इंसानों के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए इंसानों का घर वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। इस भाग में परिवहन की सुविधाएं सीमित रूप से विकसित हैं। अगर हम यातायात की बात करें तो यातायात की सुविधाएं भी अमेजन की घाटी में बहुत ही कम विकसित हुई, इसीलिए वहाँ पे घर आपको विरल देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, मुझे यकीन है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि अगले जो पार्ट रहे उसमें मैं आपको समझा सकूं। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।